आज हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कलाकार है रमा दीदी और कथक की गुरु है जयपुर कथक घराना। अभी हम बात कर रहे हैं जयपुर कथक घराना होता क्या है। तो किसी को पता नहीं होगा, शायद कथक के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा पता होगा, तो दीदी ज़्यादा बताएगी। तो सबसे पहले रमा दीदी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इधर पधारें। फॉर्मल बात करेंगे बिल्कुल। एक ऐसे घर में पैदाइश हुई जहाँ पे संगीत विरासत में मिल गया, अनुशासन विरासत में मिल गया। क्योंकि मेरे दादाजी जो थे बंगाल में, वो सबसे पहली बात तो ये कि मैं बंगाली परिवार, कायस्थ परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरी शादी माहेश्वरी परिवार में हुई। तो ऐसे परिवार में मैंने जन्म लिया जहाँ पे बहुत अनुशासन शुरू से देखा। क्योंकि नाना जी थे वो जेलर थे और दादाजी थे तो तहसीलदार थे, तो दोनों ही तरफ से अनुशासन बहुत था। लेकिन बंगाल में आप ये मान के चलिए, जब भी किसी घर में बच्चा पैदा होता है तो स्कूल की पढ़ाई की चिंता बाद में की जाती है कि वो तो हो ही जाएगी। 2 साल का बच्चा होता है, वो सीखने लगता है बोली, और उसको सबसे पहले संगीत की स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है कि घर के पास में आपको स्कूल मिलेगी। या हमारे परिवारों में ही ऐसा होता है कि सबको संगीत आता। तो मेरा सौभाग्य ये था कि माँ, जो मेरी सबकी प्रथम गुरु माँ होती है, मेरी माँ संगीत में बेम्यूज थी, रविंद्र संगीत में। तो विश्व भारती, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आपने सुना है, शांति निकेतन का। तो ऐसे परिवार में जन्म होना भी अपने आप में एक सौभाग्य की बात होती है। पिताजी मेरे बहुत अच्छा तबला बजाते थे, रखेंगे कल के कार्यक्रम में, और एक गणपति वंदना इससे कराएंगे। तो माँ ने थोड़ा सा उसमें रविंद्र बंगाली पुट डाल के, क्योंकि कथक उन्होंने मुझे शुरू कर ही दिया था 4 साल की उम्र से, और ये जब कार्यक्रम था मैं 11 साल की हो चुकी थी और मेरा घर पे प्रैक्टिस चलता था। स्कूल में मैं अच्छा काम करती थी। मेरे गुरुजी के जो पिताजी, जो दादा गुरुजी थे, वहाँ पर एक कंपटीशन भी था और बाबा वहाँ पधारे हुए थे। हम हमारे दादा गुरुजी को बाबा कह के बुलाते हैं। पंडित कन्हैया लाल जवड़ा, जो जयपुर कथक घराने की के बाद बहुत सारी कथक की डिग्रियां ली। जब जीवन में ऐसा समय आया कि कुछ नहीं कर सकते थे, तो दीपिका से और भैया से बैठ के कुछ पेंटिंग्स और कुछ स्केचेस बनाने भी सीखे। राष्ट्रीय तो वहाँ से माँ ने बाबा को कह दिया कि आज से ये बच्ची आपके सुपुर्द। उसके बाद कभी उन्होंने पीछे मुड़ के ये नहीं देखा। देखिए बेटा, आजकल की स्थिति ये होती है कि अगर टीचर भी इतना सा कुछ कह देता है तो पेरेंट्स दूसरे दिन स्कूल पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारा इतना सख्त अनुशासन था, कभी कुछ मन में भी आया कि माँ को ये बात कहें कि आज बाबा ने ऐसा कह दिया या गुरुजी ने ऐसा कह दिया, तो वहाँ सुनवाई नहीं होती थी कि एक बार आपको सौंप दिया गया है, आप में ही कुछ कमी होगी इसलिए शिकायत घर तक आ रही है, तो वो सुनते ही नहीं थे। और इसी तरह से गुरु शिष्य परंपरा में मेरे कथक की शुरुआत हुई। बहुत लगन से मैंने काम किया, क्योंकि बाबा जो हमारे क्लास लेते थे वो बहुत कम क्लास लेते थे। आज की तरह जैसे मैं बच्चों को क्लास देती हूँ, 1 घंटा बैठे सारा सिलेबस करा रहे हैं, ऐसी व्यवस्थाएं उस समय नहीं हुआ करती थी। आपको जो थोड़ा जो चीज़ें उन्होंने बता दी वो एक बार आपको, या ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आई तो एक बार और बता देंगे। इसके बाद की जो सारी प्रैक्टिस है वो सब आपको अपने आप ही करनी रहेगी। तो 3 साढ़े 3 महीने तक तो कुछ सिखाया ही नहीं कि वहाँ जाते क्लास में तो क्लास ही समझ में नहीं आती। ऐसा होता था, कोई उस कोने पे अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, कोई उस कोने पे अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, मुझे कौन कराएगा ये समझ ही नहीं आता था क्लास में जाके। अभी तो हम लोग बाउंड रहते हैं कि भैया इंस्टीट्यूशनल मामला है कि आपने फीस ले ली है तो आपको बच्चे को 1 घंटा 2 घंटा जो भी उसने फीस भरी है हमें बैठ के
सिखाना पड़ता है और इसके लिए बहुत पेशेंस रखना पड़ता था। 3.5 महीने बाद दिवाली आई, मैं घर आई और मैंने माँ को ये आके कहा कि कुछ सिखाते तो है ही नहीं, कुछ बताते तो है ही नहीं, अभी तक ही कुछ नहीं बताया, मुझे तो खड़ा ही नहीं किया। मतलब उस क्लास में भी मैं खड़ी नहीं हुई थी। 3.5 महीने तक मैं उनके पास रह रही थी, तो भी वापस कोई उसकी सुनवाई नहीं हुई। और जैसे ही छुट्टियां खत्म हुई वैसे ही मेरा सामान पैक होके मुझे वापस जयपुर भेज दिया गया। तो ठीक है, अब ऑप्शन कुछ नहीं था तो वापस चले गए। क्लास में देखते देखते कुछ चीजें, गुरुजी प्रैक्टिस करते थे। मैं जिनको गुरुजी कहती हूँ वो मेरे से सिर्फ 6 साल बड़े थे। मैं गई बाबा की क्लास में थी, लेकिन असल जो मुझे सारा काम सिखाया वो उनके जो बेटे थे ना, वो लोग जब प्रैक्टिस करते थे क्लास में, तो ऐसा ही जब गुरुजी प्रैक्टिस करते थे तो मैंने देख देख के कुछ सी चीजें सीख ली, जिसमें लय को आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो गुरुजी मुझे एक चीज देते थे, मैं उसका 4 प्रकार बना के 8 प्रकार बना के उसको आगे देते थे। तो ये जो थी, और रात भर सोना नहीं। उसके बाद एक ललक लग गई कि नहीं अब ये करना है, क्योंकि अब चीजें मिलने लग गई थी। तो वो जैसे हम 1 गुण 2 गुण ऐसे करते हैं, वैसे वैसे वो चीजें बढ़ना चालू हुई। फिर समय आया, मैं 9th क्लास में आई और कथक केंद्र से राजीव गांधी जी के टाइम पर मेरा सिलेक्शन हुआ, और वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जीवन का। वो सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के बाद स्थितियां ऐसी पैदा हुई कि चित्तौड़ में एक नरेश ठक्कर भैया थे जो पत्रकार रहे, प्रातःकाल एक पेपर वहाँ आता है। उस पेपर में पूरी खबर छपी कि ऐसे चित्तौड़ की बेटी का, हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है कि भीलवाड़ा की बेटी ने वहाँ किया, ऐसे किया वैसे किया। तो वो बहुत अच्छा एक लेख उसमें छपा। चित्तौड़ में कलेक्टर थी उस समय मैडम मालविका पवार, जो कल्चर के लिए बहुत काम किया उन्होंने, और बाद में वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं कल्चरल डिपार्टमेंट से। उन्होंने पिताजी को बुलाया, फादर को बिरला सीमेंट से वो गए मिलने के लिए, और उनको बुलाया गया और उनको ये कहा गया कि इस बच्ची का नाम चित्तौड़ से जाना चाहिए, कि चित्तौड़ गर्ल्स स्कूल का नाम आना चाहिए। तो आप देखिए, जब कोई फेवर करते बेटा, तो मेरी शिक्षा का फिर ये हाल हुआ कि मैं पढ़ती थी गांधीनगर गर्ल्स स्कूल में जयपुर, और वहां से अटेंडेंस आती थी सिर्फ इसलिए कि उनके चित्तौड़ जिले का नाम होना चाहिए। और वो छोटी जगह थी, तो छोटी जगह होने से मेरे आगे बढ़ने में भी ये रहा कि छोटी जगह का बच्चा, उसका बेनिफिट मुझे मिला बहुत अच्छे से कि भाई एक छोटी सी जगह का बच्चा है। और जब तक मैं काम करती रही आगे तक, ये उनको हमेशा ये बात पहुंचाई गई और उन्होंने सब समस्याओं का समाधान किया। और उसके बाद तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती गई जीवन में। डांस करने का मौका मिल जाता था ना, तो मैं अपने आप को बहुत ये समझती थी कि आज मैं बहुत बड़ा प्रोग्राम करके आई हूँ। और ये हमने किया है। 84 में जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई, मेरे पिताजी टीवी ले आए, उनका वो फ्यूनरल देखने के लिए शटर वाला टीवी आया हमारे घर पे। तो उस समय दूरदर्शन पे रात को 10 बजे रविवार के दिन एक कार्यक्रम आता था, जिसमें कोई भी शास्त्रीय नृत्य की परफॉर्मेंस होती थी दिल्ली दूरदर्शन से, और बड़े ग्रेडेड आर्टिस्ट उस परफॉर्मेंस को देते थे वहाँ पे। तो कैसे भी समय हो, अगर मैं वहाँ रहती थी तो ये रहता था कि 10 बजे बाद उन चीज़ों को सुनना है। डिस्कस करते थे बाबा से कि ये चीज़ हमको आ गई, और वो बड़ी शुद्धता के साथ। देखिए, जयपुर जो घराना है, बहुत शुद्ध काम आज भी वहाँ पर होता है।
ये जो जीवन यात्रा मैंने आपको बताई बहुत मुश्किलों भरी थी, और उसके बाद थोड़ा सा जहाँ आके बहुत सारे ब्रेक होते हैं। जब 12th क्लास में आई तो मेरे पिताजी की डेथ हो गई। स्थितियाँ ये थी कि मेरा सुबह फिजिक्स का पेपर था, 7 बजे मुझे पेपर देने जाना था, 2 बजे रात को एक्सपायर हो गए, मुझे पेपर देने जाना पड़ा। मैं 10:30 बजे घर आई, 11 बजे उनको लेके गए, और उसके बाद बहुत संघर्ष जीवन का शुरू हो गया। पैसा भी कमाना है, घर में भी देखना है, और कथक को चालू भी रखना है। बड़े भैया थे कि अब नहीं जाना है। रात को 12 बजे घर आती हूँ, 1 बजे घर आती हूँ, 3 दिन तक घर ही नहीं आती हूँ। कहाँ रहती हो पता नहीं है। पापा थे तब तक बहुत किया, अब बंद कर दिया। वो बड़े भाई थे, वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक थे कि चिंता होती है, हमें भी होती है, मालूम ही नहीं रहता है कब घर आना है, कौन छोड़ने वाला है, कैसे लोग हैं। तक का ऐसा जुनून था कि नाचना है, नहीं छोड़ना है, नृत्य नहीं छोड़ना है। घर छोड़ दिया, मालूम नहीं घर वालों को कि कहाँ जाने, लेकिन घर छोड़ दिया। गुरुजी थे, घर से तो निकल गए, जयपुर पहुंच गए। अब ये समस्या है कि गुरुजी ने भी एक बार यही बात कही कि अगर माता पिता अनुमति नहीं देते हैं तो कोई भी जिम्मेदारी कैसे ले सकता है। तो 3 महीने तक गुरुजी को पता नहीं चला कि मैं जयपुरी हूँ, घर वालों को पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ। LMB एक होटल है आज भी जौहरी बाजार में, वहां पर नौकरी कर ली रिसेप्शनिस्ट की। क्योंकि शुरू से एक ये था कि फील्ड था बोलने का, कभी भी खड़ा कर दीजिए किसी भी चीज में तो बोल सकते थे, और छोटे से इतना स्टेज किया था तो डर कभी किसी चीज का नहीं रहा। अकेले रात को 2 बजे भी ट्रेन की पटरी के सहारे भी 2-3 किलोमीटर चलना हो तो वो भी मैं चली हूँ, इसलिए ऐसा कभी दिक्कत नहीं है, किसी चीज से डर नहीं लगा कभी। नाच के लिए अगर ये मरने मारने को उतारू है तो फिर तो इसे सिखाइए, ये कुछ नहीं करेगी। और तब तक मैंने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया था, 756 रुपए मेरे पास इकट्ठे हुए थे, और मैं गुरुजी के पास लेकर गई कि गुरुजी ये आपकी फीस है और मुझे अब सीखना ही है, मैं यही हूँ 3 महीने से। तो फिर बाबा को ये लगा कि ये तो पागलपन है इसका, अगर ये छुड़वा देंगे तो शायद जिएगी नहीं जिएगी मालूम नहीं है। और उस बीच में जो चीजें मुझे मिली हुई थी, जो चीजें मैंने सीखी हुई थी, उसका विस्तार कर करके अपने आप से मैंने उसको 10 गुना बना दिया उन 3 महीनों में। तो मैंने सारी चीजें जो गुरुजी को बताई, उसके बाद वो गुरु घर ही मेरा, फिर उसके बाद कभी नहीं रुके। गुरुजी का जो मान है वो, कहीं भी मैं ऐसी जगह नहीं जाऊं, कहीं भी मेरी प्रस्तुति ऐसी जगह नहीं हो जहाँ पे उनका मान कम हो जाए, उस चीज को बढ़ाने का काम किया। और फिर यहाँ तक पहुँचे, और शादी होके जब भीलवाड़ा आई तो बड़ा, कब स्थितियाँ इतनी खराब हो गई, रियाज में पता ही नहीं चला, हीमोग्लोबिन पहुंच गया। लेकिन बीमारी जब शुरू हुई थी तो स्लोवाकिया का कार्यक्रम करके वापस आई, और यहाँ एडमिट हुई तो डॉक्टर्स ने बिल्कुल कह दिया कि शुरू कर दिया। ट्यूशन की स्थिति हुई ये कि 1:30 बजे से महिला आश्रम का बैच आता था, तो रात के 9 बजे तक मैं सोए मैथ्स पढ़ाती थी। और इतना कि एक दिन में, जैसे अभी कथक के 100 बच्चे निकल रहे हैं, वैसे मैथ्स के बच्चे निकलते थे। कोई स्कूल ऐसी नहीं थी आसपास के यहाँ की कि वो नहीं मेरे पास पढ़ने आते थे, ऐसा रहा। लेकिन मन तो उसी में लगा रहता था। डॉक्टर साहब हमेशा ये कहते थे कि अब रियाज नहीं करना है, अब कथक नहीं करना है, अब नहीं सीखना है। शरीर ऐसा हो गया था मेरा कि हम लोग खड़े थे साथ में,
राजानी साहब ने मुझे पहचाना और राजानी साहब ने मुझे बोला कि आप तो रमा जी है ना जिन्होंने पातल और पीतल पे काम किया, और मैंने आपका वो चित्रकूट धाम में वो प्रोग्राम देखा था। तो मैंने कहा हाँ मैं हूँ। वो दौर चला और उसके बाद हम यहाँ पे एक साथ हो गए, और एक साथ होने के बाद तो फिर सारी चीजें, और जब हम लोग साथ होते हैं तो सृजन बहुत सारा हो जाता है, बहुत सारा सृजन हुआ, और यहाँ स्थितियाँ बहुत 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 अनुकूल होती गई, और आज ये दिन आया मैं यहाँ पर बैठी हूँ। तो मैं ऐसा किसी को नहीं कहती कि किसी चीज को करने के लिए अपना घर छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं नहीं ये कह सकती हूँ कि जैसे गुरुजी मुझे मिले आपको भी मिल जाए। समय बहुत बदल चुका है ना। ऐसा नहीं है कि अपनी बीमारी को, अपने शरीर को कम समझिए, क्योंकि ये बहुत, इसका बहुत ध्यान रखना है। लेकिन ये जरूर है कि जीवन में जज्बा जब हमारे साथ होता है, जीवन में कुछ करने का शुद्ध विचार जिन्होंने हमें पीछे धक्का देने की कोशिश नहीं की हो, तो मुझे पीछे लाने के लिए बहुत तत्पर थे उस समय तक। वो लोग मेरे पास आए, उन्होंने गिल्ट फील किया, और मैंने कभी किसी के लिए भी आज तक मैं अपने मन में किसी भी तरह की नकारात्मक नहीं रखती हूँ, किसी को भी नेगेटिविटी नहीं रखती हूँ। आप आए, बहुत अच्छी बात है, जितना हम साथ एक दूसरे का दे सकते हैं हम दें। नहीं है, हमारे विचारों में मतभेद हो सकता है, तो हम अच्छा है इतना जरूर करेंगे, हम एक दूसरे को राम राम कर लें, एक दूसरे की खुशी में पूछ लें, बस वो अगर जीवन में है तो बहुत कुछ अच्छा है। और ये यात्रा निकल कर आज इस जगह पहुंची कि कैलाश भैया ने यहाँ बिठाया, तो उनके पीछे भी इस जमीन को उनको जिंदा रखना है। लेकिन ये पता चलने के बावजूद भी जब तक 4 साल मैंने उस जगह पे काम किया, अपनी नौकरी के साथ, अपने नृत्य के साथ किया, मुझे पता है कि अगला, देखिए कोई व्यक्ति अगर कुछ कह नहीं रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है वो मूर्ख है। अगर इतना सब कुछ हिंदुस्तान पाकिस्तान देख के हम लोग भी इस जगह पर आके बैठे हैं तो समझते हैं, पर ठीक है। और अपने सृजन को कम कर देना तो फिर हम कलाकार नहीं हैं। हमें तो भगवान ने सृजन के लिए बनाया है, हमें हमारा काम करना था। ससम्मान उस जगह को प्रणाम करके मैंने छोड़ दिया। लेकिन देखिए कलाकार ये मांगता है बहुत पैसा ना मिले, लेकिन सम्मान तो चाहिए ही चाहिए, है ना। लेकिन उसके बाद मैंने जीवन में जब सेंटर ये डाला, भैया रात रात मेरे पास बैठे रहते थे, बड़ा अपने आप को अंदर से इस चीज के लिए 2-3 महीने लगे मुझे इस चीज से बाहर आने में कि मैंने तो इतना अच्छा किया था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। शायद कोई पूर्वार्ध रहा हो जिसकी वजह से, देखिए जीवन में जब नेगेटिव कोई चीज आती है तो ये मान के चलिए या तो हम किसी को चढ़ा रहे हैं या किसी का उतार रहे हैं, ये मान के चलेंगे तो बहुत हल्के रहेंगे। ऐसा ही हुआ और फिर काम चालू हुआ तो बढ़ते आज संस्था हो गई। भैया उस संस्था के अध्यक्ष हैं। वैसे सारा कार्यभार इन्हीं पे सब कुछ मैंने इन्हीं पर छोड़ रखा है। सिर्फ मैं अपने हॉल में अपने बच्चे जो मेरे पास आ जाते हैं, मेरे साथ चलना बहुत मुश्किल होता है, मेरे को समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक बार जो मेरे साथ चल देता है उसको 2-4-6 महीने बाद समझ में आ जाती है एक ही चीजें। क्योंकि मेरे साथ ये नहीं होता कि इतना सा तो चलता है, उस चीज को लेने के लिए आप आए हैं, उस चीज को सीख लीजिए उनके तरीके से, उसके बाद आपको अपना सृजन करना है, करिए ना। आपको लय की पहचान तो हो, आपको रंगों की पहचान तो हो, है ना। हम लोग तो पेरेंट्स की हालत है कि आते ही कह देते ये बहुत अच्छा नाचती है, तो अब मुझसे क्या चाहते हैं, ये इतना अच्छा ड्राइंग बनाती है कि आत्मा से हम लोग ये चाहते हैं कि उन चीजों को हमको फटाफट आ जाए। कैलाश पालिया बनने में बहुत समय है। आज ये बच्चे 4-4, 5-5 साल कर लिए। अब हम थोड़ा सा जीवन मैंने बता दिया,
इस जीवन को नृत्य में कैसे करना है उसकी शुरुआत करती हूँ। ये अपने तरीके से करेगी, वो अपने तरीके से करेगी, वो अपने तरीके से करेगी। कब? लेकिन शास्त्रीय नृत्य आप सीख रहे हैं तो शास्त्रीय का मतलब ही ये है कि जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसके ताल में, लय में आप चेंजेस नहीं ला सकते। अगर आपको अपना सृजन भी करना है तो 16 मात्रा अगर 3 ताल में है तो वो 16 मात्रा में ही आपको लाना पड़ेगा। ऐसा भाव में आप अपना सृजन कर सकते हैं ना। जैसे मैंने एक घूंघट का हटाया किसी को ना, इसी भाव को खींच लिया वापस। इसी को जब हम चूर्ण के साथ बताएंगे, ये जो आप हाथ में लेके इस तरह से कर रहे हैं तो कथक का क्या इनको दिया है कि ये इतना वात्सल्य मेरा उमड़ के आता है इन लोगों के प्रति कि ये मुझे समझ ही नहीं आता इन लोगों ने मुझ में क्या देखा। भरत मुनि का हम नाट्य शास्त्र पढ़ते हैं। 4 तरह के अभिनय उसमें बताए गए हैं। आंगिक अभिनय, वाचिक अभिनय, आहार्य अभिनय और सात्विक अभिनय। आंगिक अभिनय का मतलब यह है कि कथक एक ऐसी विधा है जिसमें किसी भी चीज का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका जो शरीर है, आपके जो अंग है, वही आपके प्रॉप है। उन्हीं को आपको, जैसे अभी मैंने ये चूर्ण बताई आपको, तो आपको लगा ना कि मेरे हाथ में कुछ है, ठीक है। अगर मैं अभी इस बच्चे को यहाँ से कहती हूँ, छोटा एक बच्चा है, हमारे नृत्य में सबसे ज्यादा काम में आते हैं, या बोलिए क्योंकि वो नटवर है, वो सृजन उनका ऐसा रहा कि हर चीज में उनके बिना श्रृंगार पूरा नहीं होता है। तो कृष्ण अगर वहां पर है, आपको समझ में आया ऊपर क्या है ना? ये मोर मुकुट है ना? जब हम इसको ऐसा करते हैं तो मोर पंख हो जाता है ना, फैला हुआ। तो ये जो छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये हम आंगिक अभिनय के द्वारा बताते हैं। शिव जी तांडव रूप में जब नाचते हैं, रौद्र रूप में जब नाचते हैं, और तंडु ऋषि जो थे उन्होंने उस पूरे नाच को लिपिबद्ध कर लिया। जब भगवान की आंख खुली और सारी चीजें शांत हुई तो भगवान को उन्होंने जाकर बताया कि प्रभु जब आप नाच रहे थे तो इस तरह से मैंने इसको लिपिबद्ध कर लिया। तो उन्होंने, तंडु ऋषि ने इसको किया था लिपिबद्ध, तो भगवान ने इस नाच का नाम तांडव। लास्य जब भगवान रुके, अपना रौद्र रूप खत्म किया सब कुछ, तो माँ पार्वती, क्योंकि बहुत देवलोक में भी बड़ी उठापटक मची हुई थी, वो जब शांत हुआ तो बहुत सुंदर कोमल अंगहारों के साथ माँ सरस्वती के साथ, और तीनों रमा उमा ब्रह्मानी, इन्होंने मिलकर नृत्य किया, जिसमें माता पार्वती ने जो सुंदर अंगहारों का प्रयोग करके इस नृत्य की उत्पत्ति की, उसमें सब कुछ श्रृंगार रस में था। तो वो नृत्य लास्य कहलाया, जो स्त्रियों के लिए था। ता और ल मिलके ताल बन गए।
पहुंचते हैं हम ताल की तरफ। तो 307 तरह की तालें हैं हमारे कथक में। सबसे छोटी जो ताल है ना दी ना क दी ना धागे 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 ना तिनक दिन धागे ना तिनक दिन धागे ना तिनक दिन धागे ना तिनक दिन। सुनाई दिया कुछ? लगा कि कुछ आ रहा है? तो जो भी गाने हम लोग फिल्मों के और ये जो भी कुछ सुनते हैं वो सब इन्हीं साइकिल्स में चल रहे हैं। धागे न तिनक दिन 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 धागे न तिनक दिन, ऐसे आपका ढोलक बजता है। अब चल रहे हैं हम, जब शास्त्रीय नृत्य की बात आती है, 3 ताल, 16 मात्रा की ये ताल है। इसी में कोई कविता है, कोई गाना है, कोई भी कोई चीज है, इसी ताल में आके कंप्लीट होगी। धा धा, ये अपना नृत्य चालू करने से पहले, क्योंकि धरती पे हम आघात करते हैं और सब लोगों से, सारे देवी देवताओं से हम आज्ञा मांगते हैं कि अब हम नृत्य अपना शुरू करने वाले हैं। कविता ली है ना, उसमें भी हमको इसके अंदर ही, इस प्रेम से हम बाहर नहीं निकल सकते। 3 ताल में ही आपको रहना है। नाच का मतलब है, जब हम गाते हैं तो बेसुरा नहीं होना है, जब हम नाचते हैं तो बेताला नहीं होना है। ये जो सम है, यानी पहली मात्रा, किसी भी ताल की पहली मात्रा वो सम कहलाती है। सम क्या है? ताल का घर। उस ताल में 16 मात्रा है, तो 16 मात्रा में ही घूम के आपको 17वीं जो मात्रा होती है वो एक अगला पल्ला चालू होने के लिए वो जो आया, यानी ताल का घर है सम। हम सुबह घर से निकलते हैं और सारे दिन की दिनचर्या करने के बाद हम लौटकर अपने घर में आ जाते हैं। तो ऐसे ही हम चले और वापस लौटकर अपने पास ऐसे ही आ गए। ठीक है, अब जैसे ये तो 3 ताल की बात रही, इसी में हम छोटी छोटी सी बहुत सारी चीजें करते हैं। हम स्टेज पर आना कैसे है, उसके लिए थाट बहुत सुंदर अंगों के साथ लेके जाती है। आमद, अंदर स्टेज के अंदर आना है ना। एक आमद लगाओ अभी। ततथे ते तथे ताथे ततथे 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 तथे ताथे ततथे 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 तथे ताथे ततथे ततथे ततथे। उसी में आगे आमद फारसी भाषा का शब्द है, एंट्री करना। आमद यानी आना। हम कहते हैं ना आमदनी कितनी हुई, आमदनी कितनी हुई का क्या मतलब है? कितना आया, वो आमद। ठीक, तो ये जो चीज इन्होंने की है, प्रणाम किया आपने? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये आरती सूर्या है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7th में पढ़ती है और ये अभी 5 साल हो गए इसको मेरे पास सीखते हुए। ये एक ठीक है। थाट सबसे पहले जो
काम करते हैं हम लोग। जैसे इसमें क्या है, जयपुर घराना एक गुण, वाइब्रेट करो। फिर हम उसको दुगुन करते हैं, फिर हम उसको चौगुन, ऐसे क्रम में तिगुन चौगुन पंचगुन चतुर्गुन करके 16 गुणों तक हम पहुंचते हैं, है ना। तो जयपुर घराने का चक्कर और जयपुर घराने का फुटवर्क और घुंघरू जो कथक के प्राण हैं, दुनिया के सबसे तेज नाचों में कथक आता है और सबसे ज्यादा घुंघरू इसी नृत्य में पहने जाते हैं।
One, two, three, start. Da, din, na, na, din, din, na, da, din, din, na, da, din, din, da, din, na, na, din, din, na, da, din, din. Da, 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 de, da, da, de, da, de, de, de. Da, de, de, ek, da, de, de, do, da, de, de, तीन. Da, de, de, चार, da, de, de, पाँच, da, de, de, छः. Da, de, de, सात, da, de, de, आठ, da, de, de, नौ. एक da, da, de, da, da, de, da, de, de, de. Da, de, de, ek, da, de, de, दो, da, de, de, तीन. Da, de, de, चार, da, de, de, पाँच, da, de, de, छः. Da, de, de, सात, da, de, de, आठ, da, de, de, नौ. एक da, da, de, da, da, de, da, de, de, de. Da, de, de, ek, da, de, de, दो, da, de, de, तीन. Da, de, de, चार, da, de, de, पाँच, da, de, de, छः. Da, de, de, सात, da, de, de, आठ, da, de, de, da, din, na, na, din, din, na, da, din. तो एक थोड़ा बनाती हूँ. दिन दिन ना द्रक दिन दिन ना दा दिन ना दिन दिन दा बटा तत तत कर आल तत ले तत तत ले तत तत ले तत तत ले तहे तत तत कर आल तत तत ले तत तत ले तत तत ले तत तत ले तहे तत तत कर आल तत तत ले तत तत ले तत तत ले तत तत ले तहे कृष्ण कृष्ण मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं. क्रांधा गद्दा शीश मुकुट कानों में कुंडल कर में मुरलिया 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 साजे है. माधो एक माधो दो माधो तीन माधो चार माधो पाँच माधो छः माधो सात माधो आठ माधो नौ माधो दस माधो दा. फिर से करेंगे 2 11 लेकिन क्या आप लोगों को लगा कि अभी जो कुछ देखा वो देखने लायक नहीं है? क्या वो सुंदर नहीं है? क्या वो मधुर नहीं है? तो जो कुछ सुंदर है मधुर है उससे भागना क्यों है? कोशिश करिए. कठिन जरूर है लेकिन सीखने के साथ ये हमारी अपनी चीजें है ना. हम वो सब छोड़कर, मैं बता रही हूँ हमारे साथ कितनी रशियन लड़कियां सीखी है और वो अपने देश में जाके बहुत अच्छे से सेंटर चला रही है. और हमारे हिंदुस्तान से जो लोग वहाँ रहते हैं उनके बच्चों को सिखा के बहुत अच्छा धन कमा रही है. तो हमारी विडंबना देखिए. बात वही है कि हम अपना कपड़ा बेचते हैं, फिर लेबल लग के आता है तो हमें लगता है कि अरे ये तो ब्रांडेड है, MNC का है. लेकिन हमारी चीजें हैं, हमारी चीजों को हमेशा ये हो रहा है कि नींद को भी पेटेंट कराने के लिए भारत की जो
कंपनियां, बाहर की जो कंपनियां लगी रहती है, तो वो स्थिति हर जगह पर है। इस सांस्कृतिक विरासत को बचाने का काम हम लोगों का ही है। ये बच्चे जो सीख रहे हैं, आप जो यहाँ पर आकर काम कर रहे हो, ये सब काम इसीलिए है कि थोड़ा सा सुकून, थोड़ी सी भारतीयता, थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा निर्मलता, थोड़ा सा हम अपने आप के साथ रहना सीखें। अभी किसी बच्चे को अगर ये कह दिया जाए, किसी को भी कह दिया जाए, घंटों मोबाइल दे के बैठा दिया जाए, वो कोई परेशान नहीं होगा। लेकिन हमको अगर हमारे विचारों के साथ किसी एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो हम नहीं रह सकते। तो क्या आप इतने बोरिंग हैं कि अपने आप के साथ नहीं रह सकते? आपको अपने से प्यार नहीं है कि आप अपने आप के साथ नहीं रह सकते? आप अपने आप को झेल ही नहीं सकते? क्यों हर समय दूसरों को देखना चाहते हो? कुछ समय तो हम अपने लिए निकालें। हम योगा नहीं कर सकते, हम अच्छा संगीत नहीं सुन सकते, है ना? बहुत सारी चीजें इसके लिए मैटर भी करती है, और बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने नुकसान पहुंचाया है। हमारी उम्र में तक आते आते हमने फिल्मों में हमेशा ये देखा है, ये बहुत दुर्भाग्य है इस देश का, कि हमेशा शास्त्रीय संगीत के गुरुओं को उन्होंने बहुत फनी लेवल पे, कॉमेडियन लेवल पे उनको प्रस्तुत किया, और एक छवि हमारे देश की नौजवान पीढ़ी को ये दे दी गई है कि शास्त्रीय संगीत तो ऐसे ही होता है, इस बाजा पेटी को बंद कर दो। ऐसा होता है। लेकिन आप मान के चलिए, एक समय हमारा वापस लौट कर आ रहा है, हमें जुड़ना कोरोना ने हमको सिखाया। हम अपने बच्चे को ड्राइंग शीट के साथ ही बैठा पाते थे, हर बच्चा ड्राइंग कर रहा था। कि कहीं न कहीं इस तरह की कलाओं से बच्चों को हम लोग जोड़े। हम क्या सब कुछ हमारी जिंदगी आपाधापी और पूरी ट्रेंड्स में चल रही है। किस में चल रही है? हमारा सुबह उठने से लेकर के पेस्ट करने से लेकर के हमारा सब कुछ ट्रेंड है। क्या है? दीदी ने बोला कि योगा करना चाहिए, लेकिन हम योगा नहीं करते। ट्रेंड्स में जाकर के हम लोग क्या करते हैं? जिम में जाने का टाइम टेबल हो जाएगा हमारे पास, लेकिन हम प्यार से उठ के सुबह 10 मिनट पैदल नहीं चल पाएंगे। जॉगिंग हम घर में नहीं कर सकते। जिम में जाके हेडफोन लेंगे, योग है ना, जॉगिंग वॉगिंग पला भाग भाग सब कुछ वैसा बहुत कुछ। ये ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जैसे फिट कैसे हूँ, मैं तो कोई जिम में नहीं जाता हूँ, है ना, मैं तो नहीं जाता हूँ। लेकिन मेरा घर का जिम है ना, झाड़ू पोछा सुबह उठ के क्या करना मुझे, वो हमको फिट रखता है। सीढ़ियाँ चढ़ना करना, घर में लिफ्ट आ गई है, पोछा भी खड़े खड़े हो गया आजकल, तो बैठने की जरूरत ही नहीं है, कपड़े निचोड़ने की जरूरत ही नहीं, मशीनें आ गई तो हाथ जाम हो गए, फिर कह रहे साटिका हो रहा है, जमीन पे बैठने की आदत नहीं है, घुटने खराब हो गए, ये सब हम पंगु होते जा रहे हैं। तो यही सब चीजें कलाओं के साथ है। क्या है? हम स्कूल में फर्नीचर पे बैठते हैं, इसलिए घुटनों का तो काम ही खत्म हो गया, तो 20 साल बाद तो घुटनों में दर्द होने लग जाएगा, खड़े नहीं होते। जमीन पे बैठेंगे तो कितना फिट रहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमारे साथ आर्ट के साथ जुड़ी हुई है। तो आज रमा दीदी ने बहुत अपना अमूल्य समय इन बच्चों को दिया, और आज मुझे लगा कि हम हर साल प्रोग्राम करते तो प्रोग्राम तो बच्चे देख के चले जाते, लेकिन आज जो कार्यक्रम का जो एक पुट जो निकला है ना, मतलब हम लोग जुड़ पाए हैं। बाकी जिसकी इच्छा थी वो आ गए, देख लिए, फोटो खींच लिया, अपना बच्चा डांस कर लिया, शेयर कर दिया, मेरे बेटे ने कल वहाँ परफॉर्म किया, एक ट्रॉफी मिली, कॉन्ग्रेचुलेसन, 2-4 लाइक्स भी आ जाएंगे, 50 लाइक्स आ जाएंगे। तो सारे काम हम लोग लाइक्स के लिए करते हैं। क्या करते हैं आजकल? रील का मतलब क्या है? कितने लाइक आए? रमा दीदी नहीं करेगा 15 दिन में पेरेंट्स कहते हैं सर कुछ सीखा ही नहीं है, सर आपके जैसा कब बनाएगा, मम्मी आके मुझे शिकायत करती है। तो बच्चा बोलता है सर वैसे इसके 50 लाइक्स तो आ चुके हैं। क्या हुआ? हनुमान जी बनाए थे उसने। ये अपन दोनों देते हैं ना। एक इधर अखिलेश भैया, यस आप आगे अब ऐसा हो